it states that when an incompressible and non-viscous liquid, incompressible and non-viscous solid liquid flows in a streamlined motion through a tube of non-uniform cross-section, then the product of velocity and area of cross section at every point is same. सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड आफ्टरनून। बताना अगर आवाज वगैरह में दिक्कत होगा तो। इज सेम बोल रहा है कि मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है और उसमें एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है? वैसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो। वो फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। तो बोल रहा है अगर एक नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब देखो कुछ ऐसा। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब हो गया कि अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो, जैसे कि मान लो एक ऐसा रहे और एक हम ऐसा बना दिए, तो देखो यहां पे एरिया कुछ A1 है और यहां का एरिया कुछ A2 है। A2 बड़ा है A1 से और हर जगह देख रहे हैं कि एरिया धीरे धीरे देखो तो यहां चेंज होते जा रहा है ना। तो ये कैसा क्रॉस सेक्शन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो बोल रहा है कि अगर आइडियल फ्लूइड इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से जाएगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बनता है कि हर पॉइंट पे एरिया और वहां का वेलोसिटी, क्या एरिया और वहां का वेलोसिटी का सम जो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कहने का अगर हम ले लें यहां का वेलोसिटी क्या है? v1, तो यहां का वेलोसिटी क्या होगा? v2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। और अगर ये कांस्टेंट है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दैट इंप्लाइज a इंटू v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे हाँ ना बोल, है ना? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि अगर कहीं स्ट्रीम लाइन मोशन हो रहा है और वो लिक्विड अगर आइडियल है तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज। समझ में आया? देख तो यहां से हम लोग कुछ और भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहां पे देखें तो वेलोसिटी को बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर इसी को लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इससे क्या हम लोग दिख रहा है कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा वो जगह पे एरिया कम होगा। देखो
या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी, और अगर एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी। देखते हैं, जो हम लोग कार वॉश करते हैं तो हम लोग को प्रेशर वेलोसिटी ज्यादा करना होता है पानी का, तो क्या करते हैं हम लोग उसको, हम लोग बेसिकली उस पाइप का क्रॉस सेक्शन का एरिया कम कर रहे होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से दोनों बराबर है कि वेलोसिटी दोनों सेम रहेगा। अब इसी को है ना, एरिया इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं? अगर कहीं तुमको बोल दे कि व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो ए इंटू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। मतलब एक सेकंड में कितना पानी बहा। तो इसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो को क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी, है ना। तो हम लोग इसको रेट ऑफ फ्लो भी नाम देते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? फिगर उतार लो और यहां तक लिख लो, थोड़ा फास्ट करोगे। समझ में आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। चलो यहां तक फटाक से छापो, इसको हम प्रूफ भी करवा देते हैं। थोड़ा फास्ट उतारोगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट उतारोगे। एक सेकंड तुम लोग उतारो। हो गया? आगे बढ़े? तुम लोग उतार लोगे कि लास्ट में एक ही बार स्कैन करके नोट्स ले लोगे? उतार ही लो, ठीक है, छोटा ही टॉपिक, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। आगे बढ़े? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग देखो प्रूफ देखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि सर आप बोल तो दिए कि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका प्रूफ कैसे है, ठीक है। हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। देखो हम लोग एक ले लेते हैं पहले, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। लग रहा है ना जी, नॉन यूनिफॉर्म। और हम लोग यहां का एरिया को बोल दे रहे हैं, यहां का एरिया है A1 और यहां का एरिया क्या है, यहां पर दिख रहा है ना जी तुम लोगों को, ठीक। यहां का वेलोसिटी को हम लोग बोल दे रहे हैं कि यहां पे जो फ्लूइड का वेलोसिटी वो क्या है, V1 है। तो मान लो यहां पे कुछ वाटर या फिर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इसका वेलोसिटी कितना है। अच्छा, इसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें अभी भी पानी है, फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है, बिना इसमें प्रेजेंट हुए हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसमें पानी प्रेजेंट है और हम लोग ले लेते हैं कि यहां से यहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसका वेलोसिटी क्या है, V2 इसका वेलोसिटी, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं A और इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं B। देखो ध्यान से, यहां का वेलोसिटी V1, तो अगर हम डेल्टा T समय पे बात करें तो यहां का पानी आगे बढ़ के कहीं पे यहां पे पहुंच जाएगा, डेल्टा T समय में यहां पे पहुंच जाएगा, फिर यहां वाला पानी इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला पानी डेल्टा T समय में इधर पहुंच जाएगा। हमको बेसिकली पता करना है कि ये डेल्टा T समय में कितना मूव किया यहां से यहां वाटर। तो हमको वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो कितना दूर गया हम लोग पता लगा लेंगे। तो हम यहां पे बोल सकते हैं यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, वेलोसिटी इनटू डेल्टा T। यहां पे वेलोसिटी क्या है, V2 है। तो अगर यहां पे वेलोसिटी V2 है और डेल्टा T समय में बात करें तो ये कितना मूव किया होगा पानी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू डेल्टा T, ठीक है। अभी हम लोग तुम देखे कि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट है। अगर थोड़ा और ध्यान से देखे तो एरिया इंटू वेलोसिटी को हम लोग, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को हम लोग क्या ले सकते हैं,
बोलो बोलो बोलो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम लोग चाहे तो इसको जो है हम लोग वेलोसिटी को हम लोग ट्राई कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी को। अच्छा रहने देते हैं यहां पे, अभी हम लोग यहीं से प्रोसीड कर लेते हैं। देखो यहां का वेलोसिटी समझ में आया, यहां का वेलोसिटी v1 था, यहां का वेलोसिटी, तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल v1 इंटू डेल्टा टी है, यहां का डिस्टेंस ट्रेवल v2 इंटू डेल्टा टी। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितना वॉल्यूम डेल्टा टी समय में वहां से वहां मूव किया। तो देखो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं कि यहां पे कितना वॉल्यूम आया, तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोन इनसाइड, कितना लिक्विड अंदर गया। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। देखो ध्यान से, वॉल्यूम को हम लोग क्या हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बोल। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो यहां पे देखो तो मीटर क्यूब आ रहा है, एरिया का हो रहा है मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ का मीटर इंटू ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। हम यहां पे देखते हैं कि कितना वॉल्यूम अंदर गया। तो हम अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोन इनसाइड, कितना समय में? डेल्टा टी समय में। तो कितना वॉल्यूम गया? एरिया, यहां का एरिया क्या है A1, और यहां का लेंथ हम लोग अभी पता नहीं है, तो हम S लिख सकते हैं, एरिया इंटू एस। और S हम लोग निकाल चुके हैं क्या, वो कितना है A1 V1 डेल्टा। ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोन इनसाइड, या फिर A पॉइंट पे। अगर वॉल्यूम हमको पता है तो हम लोग मास निकाल लेंगे। तो मास ऑफ लिक्विड फ्लोन इनसाइड अगर निकाले, तो मास निकालने के हमको क्या करना पड़ता है? वॉल्यूम इंटू, वेरी गुड, वॉल्यूम इंटू, क्या हम लोग वॉल्यूम निकाल चुके हैं अभी यहां पे? तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी तो रो ही है, क्योंकि पानी का डेंसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगा ना जी, हर जगह पे रो। तो रो इंटू वी, तो रो वी कितना निकाले हम लोग? A1 V1 डेल्टा टी। इतना वॉल्यूम यहां से यहां गया, इतना मास यहां से यहां गया, ठीक है। अच्छा, जितना मास या जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिपेंड किस पे कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ, मतलब कि एक जगह पर जितना मास अंदर गया उतना ही मास, है ना। तो अगर हम निकाले वॉल्यूम अब कितना बाहर आया होगा, तो हम सिमिलरली ये भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हम अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, बताना फिगर अगर नहीं दिखेगा तो। ठीक है, दिख रहा? अब देख, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोन आउटसाइड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोन आउटसाइड, वो कितना होगा? वहां का एरिया इंटू इतना ही पानी बाहर गया होगा ना, इंटू एस, दैट इज इक्वल्स टू A2, और यहां पे एस निकाल चुके हैं ना, V2 डेल्टा टी। इतना वॉल्यूम पानी बाहर आया। तो अगर हम पूछे अब कि मास ऑफ लिक्विड फ्लोन आउटसाइड वो कितना होगा, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई, तो रो और वॉल्यूम कितना निकाल चुके हैं हम लोग? A2 V2 डेल्टा टी। इतना पानी अंदर गया और इतना पानी, और हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, कि कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, जितना मास अंदर गया उतना ही मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ
मास, कहीं कहीं पे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी लिखता है, ठीक है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है तो डेंसिटी दोनों का सेम ही है ना जी, तो उसको कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो बोल सकते हैं ना, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हो जाएगा यहाँ का मास, हम लिख दें इनिशियल मास इज इक्वल्स टू फाइनल मास, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल मास बताओ कितना था, रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू फाइनल मास कितना है, रो A2 V2 डेल्टा टी, ये रो से रो कैंसल, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो कितना आ गया A1 V1 इज इक्वल्स टू A2। यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना जी। प्रूफ समझ में आया, आया पक्का, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं किया, क्या किया, हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ, अगर कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है तो हम लोग बस क्या किए कि कितना पानी अंदर गया और कितना पानी, दोनों को निकाल कर दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, ठीक है। तो तुम लोग उसको उतार लो, नीचे कर दे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं फिर ऊपर कर देंगे। ऑनलाइन वालों को दिख रहा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला छूट गया क्या, इसको रहने दो भाई, फिर दिक्कत हो जाएगा, हम नीचे से ऊपर कर देंगे। चल जल्दी जल्दी छाप, यहाँ बोर्ड समझना। ऑनलाइन में किसी को देखने में दिक्कत हो रहा है, साउंड बफर हो रहा, देखो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कहीं राइटिंग में दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। बाकी तुम लोग अपने से भी कुछ भी लिख सकते हो, इनिशियली वेलोसिटी v1 है, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ का एरिया a1 है, पॉइंट b का एरिया a2 है, वो सब हम नहीं लिख रहे हैं। हो गया, ऊपर कर दे, थोड़ा सा ऊपर कर देते, यहाँ तो हो गया होगा ना, ठीक है इतना।
हो गया, हो गया आप लोग का, आगे बढ़े, वो बच्चा आपका, जल्दी करो थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी इसका नहीं हुआ होगा, नोट सभी रहेगा, उसमें से एक बार देख लेना। तो हम लोग देख ले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा है, किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये दो चीज याद रखना। और एक चीज हम लोग और देखे ना कि जहां पे एरिया कम होगा वहां का वेलोसिटी, और जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां का वेलोसिटी। एमसीक्यू में बेसिकली यही दो तीन तो पूछता है जनरली, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम हम लोग मूव करते हैं। देखो बर्नौलीज थ्योरम हम लोग पढ़ते क्यों है, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। देख, मान ले एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहां का एरिया हम बोल दे रहे हैं A1 और यहां के एरिया को हम बोल दे रहे हैं A2। और ये ग्राउंड लेवल से ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ H1 डिस्टेंस ऊपर है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ H2 डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि स्टैटिक फ्लूइड जब रहता है, स्टैटिक फ्लूइड मतलब कि फ्लूइड अगर रेस्ट पे रहता है तो डिफरेंस इन प्रेशर जो होता है रो जी एच होता है ना। तो डिफरेंस इन प्रेशर क्या पढ़ाया गया है? डिफरेंस इन प्रेशर इज रो जी एच। तो अगर हम थोड़ा देर के लिए मान ले कि इसमें जो फ्लूइड है वो कैसा है? स्टैटिक मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा देर के लिए हम अगर कंसीडर कर लें कि इसमें जो भी फ्लूइड है वो कैसा है? स्टैटिक है। तो यहां का प्रेशर कुछ बाहर, जो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना बाहर से, वो कुछ P2 होगा, और यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है वो कितना होगा? P1 होगा। तो अगर हम P2 माइनस P1 निकाले, P2 माइनस P1 निकाले तो वो कितना होगा? रो जी H2 माइनस H1। देख लो यहां का प्रेशर रो जी H2 और यहां का प्रेशर रो जी। तो अगर डिफरेंस इन प्रेशर निकाले तो क्या आएगा? रो जी H2 माइनस ऑफ। लेकिन ये कब वैलिड है? ये तभी वैलिड है जब लिक्विड क्या पे रहे? स्टैटिक पे रहे। जब लिक्विड स्टैटिक में रहे तभी ये वैलिड है ना। पढ़ाया गया था ना कि स्टैटिक पे जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है वो रो जी एच होता है। अरे नहीं पढ़ा था तुम लोग? ऐसा कुछ होगा, वाटर, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, तो पूछ दे H डिस्टेंस नीचे कितना होगा, तो P जो होता है वो P0 प्लस रो जी H होता है ना। ये जो कब वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है स्टैटिक फ्लूइड के लिए। लेकिन मान लो अब यहां पर फ्लूइड मोशन में है, फ्लूइड क्या है? तब हम लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे? जब फ्लूइड मोशन में रहेगा तब हम लोग प्रेशर, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बर्नौलीज। अब बर्नौलीज थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस इन प्रेशर कैसे हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो बर्नौली थ्योरम जो है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। बर्नौली थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड, उसके पास तीन तरीके का एनर्जी होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है फ्लूइड या फिर प्रेशर एनर्जी। फ्लूइड के कारण जो प्रेशर आ रहा है या फिर प्रेशर के कारण जो एनर्जी आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। तो कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है उसके पास तीन तरीके का एनर्जी है। पहला क्या है? प्रेशर एनर्जी। दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तीसरा क्या है? बर्नौली बोला कि सम ऑफ एनर्जी जो होगा फ्लूइड में वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
उसी के बेसिस पे भी हम लोग डिफरेंस इन प्रेशर को मेजर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लिखो बर्नौलीज थ्योरम, हेडिंग दो बर्नौलीज थ्योरम। स्पेलिंग नहीं आ रहा क्या? बर्नौलीज थ्योरम, आप लोग हेडिंग दो बर्नौलीज थ्योरम। हेडिंग दो बर्नौलीज थ्योरम। इसको आप ऐसे याद रखने के लिए उतार लो, इसको आप याद रखने के लिए उतार लो ताकि पता चला कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज नॉट वैलिड फॉर लिक्विड फ्लो। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक लिक्विड के लिए वैलिड है, ठीक है। हो गया। अगर ये वैलिड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लिखेंगे। लिखो बर्नौलीज थ्योरम में लिखो, इट स्टेट्स दैट बर्नौलीज थ्योरम में लिखो, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी sum of kinetic energy comma potential energy and pressure energy per unit mass and pressure energy per unit mass and pressure energy per unit mass is always constant for an ideal fluid, is always constant for an ideal fluid, अभी हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का टर्म, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म और प्रेशर एनर्जी का टर्म। अब बर्नौलीज के अकॉर्डिंग, बर्नौलीज क्या बोला कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बोला वो कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 इज इक्वल प्लस 1/2 रो VT V2 स्क्वायर। कहने का मतलब देखो, अभी जो हम लोग यहां देखें, यहां का मान ले एरिया A1 है, यहां का वेलोसिटी क्या है V1 है और यहां का वेलोसिटी क्या है V2 है। तो यहां का सम ऑफ एनर्जी और यहां का सम ऑफ एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट या फिर इक्वल। तो वही हम लोग अगला टर्म लिखे यहां पे कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तुम लोग जान रहे हो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का जानते हो mgh। प्रेशर एनर्जी के यहाँ पर नया वाला टर्म आया, अभी हम लोग दिखाएंगे कैसे कन्वर्ट किए, ठीक है। ये भी वही है, प्रेशर एनर्जी ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेंसिटी लिखा हुआ है ना। हम लोग मास में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना इसको, है ना। अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो
तो ये इक्वेशन लिख लो कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट इंप्लाइज प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही टर्म का हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, हो गया। देख, अगर यहाँ पे टर्म नहीं समझ में आ रहा तो हम दिखा देते कि क्या होता है। ये लिखा हुआ है रो जी एच। हम लोग क्या करें कि यहाँ पे एम आ जाए। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम लोग इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एच। उसी तरह देखो वहां पे काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखे हैं, हाफ रो वी स्क्वायर। अगर इसमें भी हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो डेंसिटी बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ ना, हम बोले क्या, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, वो कांस्टेंट है। तो बेसिकली अगर एक्चुअली देखो तो क्या लिखा हुआ, वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे क्या बोल रहे हो, गलत गलत लिखे हैं क्या? अरे अरे गलत लिख दिया ना। अरे तुम लोग ध्यान से बोलो भाई, इसको मिटा देते हैं। देख पहले रिलेशन देख, मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम लोग क्या ले सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां पे देखो तो ये डेंसिटी है ना, इसको हम लोग अगर पूरे से अगर हमको इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। अगर पूरे को हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो इंटू वी करेंगे तो एम जी एच दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे रो इंटू वी करेंगे तो एम वी स्क्वायर। यहाँ देखो 2 छुटा हुआ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है एनर्जी, पर हम लोग मास के टर्म में बोलेंगे तो पर यूनिट मास में। ठीक है, देखो ना अब यहां पर डेंसिटी को ले सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो ठीक है, इसका हम लोग अभी प्रूफ करते हैं आगे। ठीक है, इसका देखो हम लोग प्रूफ करते हैं। अब लिखो प्रूफ। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखो ये पॉइंट को ले लिए ए और इसको ले लिए हम लोग बी। यहां का जो वेलोसिटी है वो क्या है, v1, और यहां का वेलोसिटी क्या है, v2। यहां का प्रेशर क्या है, p1, और यहां पे जो प्रेशर होगा क्या होगा, अच्छा देखो तो प्रेशर यहां पे इधर से इधर लग रहा है ना, और यहां का प्रेशर कैसे है, ऐसे। ठीक है, अब देखें यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा टी समय में देखते हैं कहां से कहां ये मूव किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा टी समय में ये ए से वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से यहां मूव कर जाएगा। ये कितना, डेल्टा टी समय में। हम यहां बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए डैश। उसी तरह यहां पे भी डेल्टा टी समय में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से यहां फ्लो कर जाएगा। यहां से लिख ले ये डेल्टा टी समय में, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग बी डैश। अच्छा, इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें लिक्विड नहीं है, इसमें लिक्विड पहले से ही प्रेजेंट है। ये पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस नीचे है ग्राउंड लेवल से, कुछ h1 है, और ये पॉइंट कुछ h2 हाइट नीचे है। हम लोग यहां पे प्रूफ करना है वो वाला फॉर्मूला। हम लोग देख रहे हैं पे यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी कांस्टेंट रह रहा है, एनर्जी कंजर्व रह रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है। हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालेंगे कि यहां पे कितना कितना फोर्सेस काम कर रहा है।
देख, एक तो पहले प्रेशर एनर्जी है यहां पे लिक्विड का, और दूसरा ग्रेविटी भी तो होगा ना, दूसरा क्या है, ग्रेविटी भी है। तो हम वो दोनों के कारण वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, और वर्क डन मेरा एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस हम लोग यहां पर निकालेंगे। अच्छा, तुम लोग ये पढ़े होगा ना वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे पढ़ाया गया होगा ना, वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस तो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन अगर हम पूछे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्या फाइनल माइनस इनिशियल, क्या माइनस, जा रहे हो सही लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया, माइनस, अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, नहीं पता। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, समझा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वही बोल रहा था ना तुम, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना बेसिक तो पता है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना कि हम लोग देखेंगे कि सब फोर्सेस का वर्क डन निकालेंगे और वो उसको हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वही से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करना तो कर ले, हम कहेंगे पेज को हटाकर हम प्रूफ करेंगे। कुछ लिखना भी है क्या इसमें, ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी को उतार लेना। सर तुम लोगों को नोट्स दिए होंगे, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा शायद। डायग्राम तो सही से बना, दोनों जगह एरिया सेम लग रहा है बाबू, एक तरफ कम एरिया, एक थोड़ा सा ज्यादा है, और देख सीधा बना रहा है तू, थोड़ा सा इसको नीचे कर, उसको ऊपर कर। हो गया, चल देख देख देख, थ्योरेटिकली हम बताते हैं अभी क्या क्या कर रहे हैं। देख, यहां का वेलोसिटी v1 और टाइम कितना लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, निकल जाएगा, कितना होगा, v1 डेल्टा t, अभी किए हुए थे पीछे। यहां का वेलोसिटी कितना है, v2, और यहां पर भी टाइम डेल्टा t पे ही निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 डेल्टा t, ठीक है। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग, हम यहां से लिखते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग को पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अभी हम लोग ऑल फोर्सेस में एक एक करके हम लोग पहले फोर्सेस का वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो पहला हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, किसके कारण, फ्लूइड प्रेशर। अरे देखो, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये भी तो फोर्स ही होगा ना, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये क्या हो जाएगा, फोर्स, क्योंकि क्या होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो फ्लूइड भी तो एक फोर्स लगा रहा है ना, तो उस फोर्स के कारण पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन, ठीक है। तो देखो वर्क डन बाय हम लोग लिख रहे हैं वर्क डन बाय फ्लूइड। देखो वर्क डन बाय फ्लूइड अगर लिखेंगे तो देखो, तो यहां से पानी यहां से यहां मूव किया, ए से ए डैश, और यहां पे क्या मूव किया, बी से, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय फ्लूइड इज नथिंग बट वर्क डन फ्रॉम ए टू ए डैश प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू बी डैश, लिख सकते हैं ना। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू
क्या होता है फोर्स इंटू, तो हम यहां पे ले सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्लस क्या क्या, यहाँ पानी डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं हम यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम ही बताओ यहां का फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो यहां का फोर्स हम ले सकते हैं P1 A1 और डिस्टेंस कितना है ये V1 डेल्टा T प्लस यहां का प्रेशर क्या है, अच्छा सॉरी फोर्स निकालेंगे कैसे, P2 इंटू A2, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देखो तो P2 इंटू A2 और डिस्टेंस कितना मूव किया है V2 डेल्टा। अच्छा देखो तो यहां का प्रेशर इधर और वहां का प्रेशर उल्टा लग रहा है ना, जिधर लिक्विड फ्लो है उसके उल्टा में प्रेशर लग रहा है। तो याद है डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में अगर फोर्स लगता था तो 180 डिग्री का एंगल बनता था, अरे हाँ ना बोल, वर्क डन क्या होता है F डॉट ds ना, या फिर F डॉट s, तो Fs cos थीटा, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तो यहां पे तो उल्टा हो गया ना, तो हम यहां डायरेक्ट लिख दे माइनस साइन, इतना तो समझ में आ जाएगा, उल्टा है डायरेक्शन प्रेशर का तो फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो हम वहां पर माइनस साइन लगा दिए, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस ऑफ P2 A2 V2 डेल्टा T, ठीक है, यहां तक समझ में आया। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, बोर्ड में आ रहा है ना, बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि सिंस हम लोग क्या देखे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये देखे ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और हमको पता है कि डेल्टा T समय में थोड़ा सा मास गया होगा, डेल्टा T क्या होता है बहुत छोटा समय, तो मास का फ्लो कितना होगा बहुत छोटा, हम लोग उसको ले लेते हैं डेल्टा M, तो डेल्टा M बेसिकली क्या होगा, मास क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हम यहां पर इसको ले सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा डेंसिटी 0.1 और 0.2 दोनों पे तो सेम ही रहेगा डेंसिटी, क्या कि सेम लिक्विड है ना जी, डेंसिटी तो नहीं बदलेगा, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग हो रहा है ना। अच्छा बताओ 0.1 पे वॉल्यूम कितना है, 0.1 पे वॉल्यूम कितना है A1 V1 डेल्टा, और 0.2 पे A2 V2 डेल्टा, ये ना वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, तो हम यहां पे देख सकते हैं यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, अगर डेल्टा M को लिखे तो डेल्टा M बेसिकली क्या होगा मेरा, अगर 0.1 पे लिखे तो A1 V1 डेल्टा T इंटू रो। अच्छा देख तो यहां से हम लोग A1 V1 डेल्टा T को हम लोग देखो तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा M बाई रो, रो को हम यहां भेज दिए A1 V1 डेल्टा T लिख सकते हैं ना। सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि A2 V2 डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा M बाई रो, ये भी लिख सकते हैं ना। तो हम अभी क्या करेंगे ना, यहां पे जो टर्म है A1 V1 डेल्टा T, इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा M बाई रो से, और यहां पे A2 V2 डेल्टा T इसको हम लोग भी डेल्टा M बाई रो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर लिख रहे हैं कि P1 A1 V1 डेल्टा T को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा M बाई माइनस A2 V2 डेल्टा T, ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, इस टर्म को हम लोग देखेंगे लिखेंगे डेल्टा M बाई रो इंटू यहां पहले से P2 है, देखो तो डेल्टा M बाई रो कांस्टेंट है क्या, मतलब इक्वल है ना, निकाल लेते बाहर, तो यहां पे क्या बच गया P1 माइनस ऑफ, ये डेल्टा M बाई रो कॉमन टर्म था, यहां से हम लोग निकाल लिए डेल्टा M बाई रो P1 माइनस ऑफ P2, ये क्या आया है वर्क डन बाई फ्लूइड, वर्क डन बाई फ्लूइड कितना आया है डेल्टा M बाई रो इंटू P1 माइनस ऑफ P2। इसको फटाक से यहां तक कॉपी कर, अब एक और के कारण वर्क डन निकालेंगे फिर खत्म हो जाएगा, दिख रहा ना।
थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, दिख रहा? थोड़ा फास्ट कर, खत्म कर, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, खत्म करके चलेंगे, ठीक है? हो गया? आगे बढ़े? वाह बच्चा, जल्दी कर, 5 मिनट और लगेगा, 5-10 मिनट। ये प्रूफ आता है तुम लोग एग्जाम में, ठीक है? एमसीक्यू होने वाला ना, एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ क्या यूज हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना, एमसीक्यू में देखना। और जेसीईआरटी वाला कुछ क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है ना, उसमें देखना कोई एमसीक्यू में डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? आगे बढ़े? तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए, वर्क डन बाई फ्लूइड निकाल लिए। अच्छा देख, ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है ना, लेकिन अब हर एक पॉइंट पे हाइट तो चेंज हो जा रहा है ना। वर्क डन बाई ग्रेविटी हम लोग mgh लिखते हैं ना, तो पत्थर m मास को ऊपर से नीचे छोड़ देते क्या लिखते हैं, mgh। तो यहाँ पे तो निकालना वर्क डन बाई ग्रेविटी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्या है, हर एक जगह का मास अलग अलग है और हाइट भी वेरिएबल है, फिक्स हाइट नहीं ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी को हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन, अभी बताए थे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम लोग अब उस कंसेप्ट को यूज करके वर्क डन बाई ग्रेविटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है? चलो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, साइड नहीं, पेज ही चेंज कर देते हैं। देख, हम लोग अब निकालने वाले हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना जी। तो हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी को लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, है ना? तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू
u इनिशियल माइनस ऑफ u फाइनल, माइनस n मल्टीप्लाई होगा तो, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रीवियस वाले पेज में इनिशियली ये h1 हाइट ऊपर था और फाइनली ये, अच्छा देख इनिशियली अगर हम इनिशियल फ्लो का बात करें तो पहले पानी A से B कॉलम में था, पहले पानी किसमें था, A से, जो भी फ्लूइड था वो पहले A से B में था, फिर फाइनली कहां से कहां हो गया, A डैश से लेके, तो जब A से B में जब वाटर था तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A से A डैश प्लस A डैश से B। देख यहां पे A है, यहां पे, तो इस वाले सेक्शन को हम ऐसे बांट सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी A से A डैश प्लस A डैश से B। फाइनली पानी A डैश से B डैश गया तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं A डैश से B प्लस B से बोल सकते हैं, पक्का। देख हम इसको क्या लिख रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा इनिशियली हम ऐसे लिख सकते हैं, A से B कॉलम में था पानी, A B कॉलम में था, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A डैश B डैश। A से B में हम लोग क्या लिख सकते हैं, U ऑफ A डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B। फिगर में देखो तुम लोग को, माइनस A डैश से B वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी A डैश से B तक प्लस पोटेंशियल एनर्जी B से B डैश तक। देख ध्यान से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी A डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी A डैश B माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी A डैश B माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी B। देख तो ये सेम टर्म है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A से A डैश माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम B से B डैश। अब फिर से हम लोग पीछे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखो, तो A से A डैश में बहुत कम चेंज है ना, डेल्टा T का चेंज है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा T मतलब वेरी स्मॉल चेंज। तो जो यहां का हाइट होगा वही यहां इस पूरे का हाइट होगा, बहुत छोटा हम लोग उसको बहुत छोटा एलिमेंट मान लिया ना, तो हाइट क्या होगा उस एलिमेंट का सेम होगा। इस पूरे का हाइट कितना होगा, h1 मान लेंगे, और इस पूरे का हाइट, क्योंकि डेल्टा T बहुत छोटा समय है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सिंस हम लिख नहीं रहे कि डेल्टा T छोटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है कि डेल्टा T समय में मास भी तो बहुत छोटा होगा, डेल्टा M, तो वहां का पोटेंशियल लिख सकते हैं डेल्टा M G H1। अरे आना बोल, डेल्टा T समय में बहुत छोटा सा मास होगा, वहां पे डेल्टा M होगा और उसका हाइट कितना है, ग्राउंड से H1 हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, H डिस्टेंस ऊपर mg, तो हम लोग यहां लिख दिए डेल्टा mg माइनस डेल्टा mg, है ना बोल। यहां से हम लोग देखो तो क्या कॉमन निकल जाएगा, डेल्टा mg कॉमन निकल जाएगा क्या, तो डेल्टा mg कॉमन निकल गया, ये क्या हो गया H1 माइनस ऑफ H2, तो ये क्या हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ गया mg H1 माइनस ऑफ H2। अब यही दो तरीके का फोर्सेस यहां काम कर रहा था, तो यही दोनों तरीके के फोर्सेस को हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन, फट से यहां छाप, इसको पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से यहां से उतार, फिगर क्लियर उतारना वरना फिर समझ में नहीं आएगा बाद में घर में पढ़ोगे तो। और अगर इस प्रूफ का नोट सही होगा तो बोलना, हम ग्रुप में भिजवा देंगे, ठीक है, एक बार हम ग्रुप में भिजवा देंगे, क्योंकि बहुत कोई ऑनलाइन में नहीं भी लिख पाया होगा, तो एक बार हम ग्रुप में भिजवा देंगे। थोड़ा जल्दी उतार, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रुप में भेज देंगे तभी उतारो मत, अभी तुम लोग उतार लो। क्या हो गया, अभी कोई क्लास नहीं ना, अभी बायो तो तुम लोग को सुबह में ही हो गया था, है ना, और किसी क्लास नहीं ना अभी, किसका है बायो, विंग बी से आयो क्या, ठीक है 5 मिनट लेट से ही स्टार्ट होगा। कितना लोग है विंग बी से यहाँ पे, अरे सब विंग बी का ही है,
अच्छा विंगे का तुम लोग है जी मॉर्निंग बैच। तुम लोग का बायो नहीं है विंग बी वाले। चल हो गया, आगे बढ़े। अब तुम लोग हमको डेटा बताना, ठीक है? हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देख अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंस हमको पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहां पे कौन कौन सा फोर्सेस आया, एक तो आया वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस एक क्या आया वर्क डन बाय, ये क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होगा ना। अब हम लोग इसको लिखते हैं WF प्लस WG इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी A डैश से लेके B डैश प्लस माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना था, पानी A से B में था। अब फिर से देखो तो इसको हम लोग डिवाइड मतलब थोड़ा सा पार्ट वाइज अगर तोड़े तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी A डैश B डैश को क्या लिख सकते हैं A डैश B प्लस काइनेटिक एनर्जी B डैश सॉरी B B डैश ना, अरे डायग्राम में देख के बोल B B डैश माइनस ऑफ A से B को क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी A से A डैश ना जी, A से A डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी A डैश से B तक, है ना। इसको देखते हो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, A डैश B डैश तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी A डैश B प्लस काइनेटिक एनर्जी B डैश माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी A डैश माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी A डैश B। देखते ये कैंसिल हो गया क्या, तो हम लोग के पास क्या बचा काइनेटिक एनर्जी B डैश माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी A डैश, ठीक है। अब देख काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, A डैश या B डैश में डेल्टा T समय का है ना, तो बहुत छोटा मास होगा, तो हम यहां का लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू डेल्टा m, और इस डेल्टा m का वेलोसिटी कितना है v2 है। देख लो ये क्या है B डैश से डेल्टा T समय है ना, वो वहां का वेलोसिटी कितना लिए है v2, तो हाफ m v2 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस ऑफ 1/2, यहां पर भी छोटा टाइम में छोटा मास, और यहां का वेलोसिटी कितना है, तो ये हो जाएगा v1 का, ये कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा m कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस ऑफ, अच्छा देखते हो LHS में भी कुछ कुछ टर्म आया है ना, वर्क डन बाय फ्लूइड कितना आया, हमको लग रहा है कि डेल्टा m बाई रो P2 माइनस P1 था क्या, P1 माइनस ऑफ P2 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया है डेल्टा mg H1 माइनस ऑफ, देखो तो ये सारे जगह से डेल्टा m कैंसिल हो जाएगा क्या, अगर सारे जगह से डेल्टा m कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, देख बता आपने बता, यहां पे क्या बचेगा P1 माइनस P2 बाई रो प्लस जी भी तो है ना जी H1 माइनस ऑफ H2 इज इक्वल्स टू, और क्या बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस बाई 2, ये बचेगा ना। अब देख तो यहां से हम क्या करते हैं ना कि पूरे इक्वेशन को G से मल्टीप्लाई कर देते, नहीं सॉरी रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन क्या करते हैं रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रो से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे लिख देते हैं हम मल्टीप्लाइंग बाय रो ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड,
देखो तो यहाँ पे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो रो कट जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा P1 माइनस P2 प्लस यहाँ पे रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई, अगर अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, देखो अरेंज करके अगर लिखें इसको अरेंज करके लिखो, ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस ऑफ रो जी, यहां पे क्या हो जाएगा देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब सारे 1 वालों को एक तरफ कर देते हैं और 2 वाले को, देखो यहां पे लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी H1 और वहां से इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस में है ना P2 यहाँ पे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा P2 प्लस रो जी H2 और क्या है यहाँ पे तो पहले से है 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो देख तो ये प्रूफ हो गया क्या बर्नौलीज थ्योरम, दैट इंप्लाइज प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। समझ में आया, हो गया ये प्रूफ। तो यहां से ये क्या फॉलो कर रहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसको तुम लोग उतार लो, इसको नीचे कर दे, यही था ना जी, चल फटाक से उतार, ये हो गया चैप्टर तुम लोग खत्म। ठीक है।